प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले वीडियो से हमने इस पर डिस्कशन करना आरंभ किया। इससे पहले हमने चार जो अध्याय है, चार चैप्टर हैं, वो हमने डिटेल से डिस्कस किए। सारे जो वीडियो अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर के पूरे, वो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जाके इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में हमने एक बेसिक जानकारी प्राप्त की। संघीय व्यवस्था होती क्या है, ठीक है, डिटेल से हमने देखा। और भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है उस पर भी हमने बात करी, और एनालिटिकल दृष्टि से कई जो बातें हैं वो हमने करी संघीय व्यवस्था को लेकर, कि भारत में क्यों हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, किस शब्द का हमने जो हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को लेकर यूज किया गया, किस जो संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उसके बारे में हम बात आज करेंगे विद्यार्थियों। क्योंकि संघीय जो व्यवस्था है, हालांकि डिटेल से हम और आगे की वीडियो में बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था को लेकर, लेकिन जो बेसिकली भारत में आज़ादी के बाद मतलब जो संविधान लागू हुआ तो हमने किस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था को अपनाया, नेचर क्या है भारतीय संविधान के हिसाब से भी, और बाद में फिर अब तक क्या स्थिति रही भारत में संघीय व्यवस्था की प्रकृति को, हम उस पर हम आज बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी भी निष्क्रिय बने हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही महीनों के बाद आने वाली है, और आप बिल्कुल निष्क्रिय ना रहें, सक्रिय बने और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। ये जो वीडियोज़ आपको भेजे जा रहे हैं, घर बैठकर जो आपको तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप स्वयं भी इनका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक छात्रों को भी साझा करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है ना वो। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हमने चर्चा की थी कि भारत में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट है कि हमने हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में जो वास्तविक जो संघवाद होता है, संघीय व्यवस्था होती है, वो हमने नहीं अपनाई। हमारे यहाँ पर जो एक अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था है उसको कुछ विचारकों ने एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण, मतलब हमारे यहाँ पर प्योर संघात्मक नहीं है, संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रावधान हैं वो अपनाए हैं, और उसके साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के भी प्रावधान अपनाए गए, इसलिए मिश्रित व्यवस्था है। लेकिन अगर संविधान की हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि भारत में जो राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में, तो इससे भारतीय जो संघ व्यवस्था की प्रकृति कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाती है कि, क्योंकि अगर यहाँ पर प्योर संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता तो फिर हम फेडरल शब्द यूज करते, संघ शब्द यूज करते, संघीय व्यवस्था शब्द यूज करते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है, और ये क्यों यूज किया गया है इसका भी तर्क आप जान सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, वो सारा हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो एक तो इसकी प्रकृति स्पष्ट रूप से पता चल जाती है, प्योर संघ नहीं है, जैसा कि हमने देखा था, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने संघ व्यवस्था को अपनाया है, और जो कुछ पावर है वो राज्यों को भी दिए गए हैं, केंद्र के पास भी अपने पावर हैं, और राज्यों के पास राज्यों के एक ऊपर कुछ केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी की गई है, वो भी आगे हम वो सारे प्रावधान हम देखेंगे। लेकिन प्रकृति की जब हम बात करते हैं, यहाँ नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि निरंतर गत्यात्मक व्यवस्था, इसका क्या मतलब है विद्यार्थियों? गत्यात्मक का मतलब है गतिशील। हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था का जो ढांचा है विद्यार्थियों, जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक जैसी नहीं रही है, वो गत्यात्मक मतलब गतिशील, बदलती हुई रही है। वो कैसे? जबकि राज्यों का संघ शब्द संविधान में यूज किया गया है, लेकिन कारण ये रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एकात्मक
प्रावधानों के साथ साथ संघात्मक प्रावधानों को भी अपनाया गया है। अब यहाँ संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है केंद्र के ऊपर। मतलब विद्यार्थियों की जब शुरुआती में हम देखते हैं, थोड़ा सा अगर स्वतंत्रता के बाद से लेकर जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक का पूरा सिनेरियो देखते हैं, तो संघीय व्यवस्था की जो पूरे गत्यात्मक व्यवस्था को हम देखते हैं, तो शुरुआती जो लगभग 2-2.5 दशक तक जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व था, एक पार्टी का प्रभुत्व था, तो उस समय आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई राज्यों के साथ केंद्र का टकराव नहीं था, और एक बिल्कुल जैसे केंद्र कहता था, भले भले ही संघीय व्यवस्था थी, भले ही राज्यों को स्वतंत्र शक्तियां थी, लेकिन केंद्र का सीधा सीधा पूरा हस्तक्षेप आसानी से, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकारें दोनों राज्यों में हुआ करती थी। लेकिन बाद में जब राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी बनने लगी धीरे धीरे, तो वहाँ फिर कहीं न कहीं एक संघीय व्यवस्था की प्रकृति में भी कुछ चेंजेज आए। मतलब वहाँ केंद्र और राज्यों के बीच कुछ टकराव को भी जन्म देखने को मिला, और कुछ स्वतंत्र निर्णय राज्य भी लेने लगे, और कुछ केंद्र भी अपनी पावर का यूज करने लगा। तो कुछ अलग प्रकृति हमें देखने को मिली। तो उस आधार पे, और उसके बाद में फिर 19 आपको पता है कि 1989 के बाद तो ऐसा दौर आया कि वहाँ राज्यों का केंद्र की सरकार में अच्छा खासा प्रभुत्व होता था, क्योंकि केंद्र में त्रिशंकु सरकारें बनने लगी थी। और एक दौर था केवल, उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी, मतलब 1989 के बाद से लेकर 2014 तक तो यहाँ त्रिशंकु सरकारें रही। तो उसमें फिर जो क्षेत्रीय जो सरकारें थी, राज्यों की सरकारें, जो प्रादेशिक जो ताकतें हैं, उनका काफ़ी केंद्र में प्रभुत्व देखने मिला। एक अलग नेचर, अलग प्रकृति जो संघीय व्यवस्था की हमारे यहाँ देखने को मिली। तो ये गत्यात्मक व्यवस्था का मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों ये है। ठीक है। तीसरा आप जो देख पा रहे हैं कि सहयोगी संघवाद एवं एकात्मवादी संघवाद का मिश्रित रूप। जैसा कि मैंने कहा कि ये मिश्रित रूप देखने को मिला है कि जब सहयोगी संघवाद का मतलब तो ये कि एकात्म मतलब जब जो एक पार्टी की सरकारें रही, ठीक है, तो एकात्मवादी मतलब वहाँ, क्योंकि केंद्र से ही राज्यों के भी मुख्यमंत्री तक किस प्रकार वहाँ सारे निर्णय केंद्र से लिए जाते थे। मतलब जैसे नेहरू जी के समय अगर हम बात करें, तो उस समय शुरू के 2-3 दशक तक तो ये स्थिति रही। तो एक मिश्रित स्थिति रही। जब केंद्र और राज्यों में सरकारें एक जैसी होती, एक ही पार्टी की होती, तो निर्णय वहाँ से लिए जाते। तो एक प्रकार का हमें एक एक आत्मवादी स्थिति देखने को मिलती। उनमें कोई भी जो विरोध करने की बात ही नहीं थी। जबकि जब ऐसा होता था कि जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राज्य में अलग पार्टी की सरकार, तो कई बार राज्य अपनी एकात्मक रुख को अपनाता था उन राज्यों। जैसे कई बार ऐसा हुआ है, जैसे 1960 जब 7 में कई 9 राज्यों में लगभग अलग पार्टी की सरकार की चुन के आई, तो वहाँ राज्यों को बर्खास्त कर दिया गया। मतलब वो एकात्मवादी रुख हमें देखने को मिला। और कई बार ऐसा भी रहा कि जब केंद्र में मान लीजिए जब त्रिशंकु सरकारें रहीं 1989 के बाद में, या 1977 से लेकर 80, और उसके बाद जो 1989 के बाद तक तो 2014 तक तो रही, तो राज्यों की जो कुछ राजनीतिक दल थे राज्यों के, तो उनका प्रभुत्व केंद्र, अगर मान लीजिए वही पार्टी केंद्र की सरकार में भी अगर कोलिशन गवर्नमेंट में रही, तो फिर एक सहयोग की स्थिति, सहयोग भी देखने को मिला। और कई बार ऐसा भी रहा कि एक ही पार्टी की सरकार है तो भी सहयोग देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि एक सहयोगी संघवाद और एकात्मवादी संघवाद का मिश्रित रूप हमें देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, 1989 के बाद सौदेबाजी पर आधारित सहयोगी संघवाद की प्रवृत्ति विकसित हुई। अगर हम जो नेचर की बात कर रहे हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो एक चेंज आया संघीय व्यवस्था की प्रकृति में कि 1989 में। अब क्या हुआ 1989 के बाद, आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा कि कॉलिशन जो गवर्नमेंट का दौर आया। मतलब केंद्र में जो सरकारें वो अनेक राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बनती थी। अब उस समय सौदेबाजी पर आधारित संघवाद का मतलब यहाँ पर ये सहयोगी संघवाद का मतलब ये है कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको कि केंद्र में अगर मान लीजिए उस कॉल्यूशन की गवर्नमेंट, और उस कॉल्यूशन में एक वो पार्टी है जो किसी राज्य में उस पार्टी की सरकार है, तो वो फिर सौदेबाजी चलती थी। मतलब कहीं न कहीं सौदेबाजी के आधार पर वो चलती थी सरकारें।
और कहीं न कहीं क्योंकि केंद्र के द्वारा भी इस शर्त पर कि हम आपको मदद देंगे, हम आपको अनुदान देंगे, हम आपको कुछ आर्थिक सहायता देंगे, आप हमारी पार्टी का समर्थन कर दीजिए। तो इस प्रकार के सौदेबाजी की सरकारें, सहयोगी संघवाद, मतलब सहयोग तो मिलता था, आपस में सहयोग तो होता था केंद्र और राज्यों के मध्य, लेकिन वो सौदेबाजी पर आधारित, तो ऐसी प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकृति भारतीय संघवाद की संविधान लागू होने के बाद, हालांकि संविधान में कोई ऐसा सीधा सीधा इस प्रकृति का वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो पूरा देखने को हमें मिला, तो वो आप विद्यार्थियों बता सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम जब सहयोगी संघवाद की हमने बात करी, तो भारत में कुछ ऐसे लक्षण हैं, मतलब जो सहयोगी संघवाद की स्थापना करते हैं, कुछ ऐसे संस्थाओं का निर्माण भी किया गया। तो वो कौन से लक्षण हैं जो कि सहयोगी संघवाद को निर्मित करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाले कुछ प्रमुख लक्षण, आइए देखते हैं। ये कुछ विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि जब हम सहयोगी संघवाद की बात करते हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग स्थापित हो, या उसके लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है, कुछ संवैधानिक, कुछ गैर संवैधानिक जो व्यवस्थाएं, ये कुछ लक्षण आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि योजना आयोग तो अब नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग बन गया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद, तो ये एक 1950 से जो चलकर एक गैर संवैधानिक ये एक संस्था थी। हालांकि संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य, क्योंकि जो भी पूरे भारत में योजनाएं लागू की जाती थी, तो वो योजना आयोग योजना बनाने वाली संस्था, और राष्ट्रीय विकास परिषद में उसकी मंजूरी मिलती थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि भी होते थे, मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी प्रतिनिधि, और केंद्र के भी, और इसी प्रकार योजना आयोग में भी। ठीक है, तो एक सहयोगी संघवाद से संबंधित ये संस्थाएं रही है। तो इसके माध्यम से एक तो जो सहयोगी संघवाद हमें देखने को मिला भारत में, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से। इसके अलावा वित्त आयोग, आर्टिकल जो 280, मतलब 280 अनुच्छेद, ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो वित्त आयोग ये तो संविधान में ही प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। तो इसके माध्यम से भी सहयोगी संघवाद देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि वित्त आयोग ये सिफारिश करता है कि राज्यों और केंद्र के बीच जो अनुदान की बात हो, या फिर करों का जो बंटवारा है, राजस्व का जो बंटवारा है, वो वित्त आयोग ही सिफारिश करता है कि वो कितना राज्यों के पास जाएगा, कितना केंद्र के पास, और किस किस तरीके से जाएगा। तो वो सारा, तो कहने का मतलब यहाँ भी जो एक सहयोगी संघवाद के लिए जो संवैधानिक संस्था, लेकिन ये है आर्टिकल 280 के तहत। तीसरा, जो अंतर्राज्यीय परिषद, हालांकि 263 में इसका प्रावधान है, हालांकि पहले ये थी नहीं अंतर्राज्यीय परिषद, लेकिन बाद में जो सरकारी कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी सिफारिश पर फिर जो 1992 के आसपास ये इसको अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो इसका भी यही था, भी राज्यों के बीच एक सहयोग स्थापित करने के लिए, केंद्र राज्य के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, संबंधों को अच्छा बेहतर करने के लिए एक ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये भी एक उसी प्रकार की संस्था जिससे कि सहयोगी संघवाद की प्रवृत्ति विकसित हो। ठीक है, तो 263 ये आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं जो आप देखते हैं कि जो आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी, वो भी राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। आप कलेक्टर, आप देखते हैं कलेक्टर का पद है वो अखिल भारतीय सेवा का। उसके अलावा जो राज्यों में जो मुख्य सचिव होते हैं, बहुत सारे पद आईएएस के पद होते हैं। तो वो केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, एक तरह से देखा जाए अधिकारी होते हैं, लेकिन राज्यों में वो कार्य करते हैं, राज्यों में उनकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ अखिल भारतीय सेवकों की जो राज्यों में नियुक्ति की जाती है, उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो कहीं न कहीं जो उनके माध्यम से भी, उस तरीके से भी केंद्र और राज्यों के बीच एक कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है। तो ये भी आप बता सकते हैं होता है। कई बार टकराव की स्थिति भी आ जाती है, वो एक बात अलग है, लेकिन संविधान की जो भावना ये कि जो केंद्र और राज्यों में एक सहयोगी संघवाद की प्रवृत्ति, उन माध्यम से भी, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी आप देख सकते हैं।
पांचवा आप देख पा रहे हैं क्षेत्रीय परिषदें। देखिए 1955 में ये हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही ये क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, जो 1956 में उसकी सिफारिश आई थी, 1957 में फिर ये बना दी गई थी। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी भारत में। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य यही कि राज्यों के बीच एक सहयोग स्थापित हो, भावनात्मक एकता आए, जुड़ाव आए, एक बेहतर माहौल बने, भावात्मक एकता स्थापित हो, साझेदारी विकसित हो राज्यों के मध्य, अलग अलग जो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किया गया उनके माध्यम से। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद का काफ़ी एक महत्वपूर्ण एक योगदान रहा। हालांकि इनका भी कहीं कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा ही गठित की गई थी। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, और अन्य जो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन होता है, गृह मंत्रियों का सम्मेलन होता है, ये आप सारी देख पा रहे हैं। ठीक है, इनके माध्यम से भी एक सहयोगी संवाद की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ग्रीनिंग स्टील का एक बहुत अच्छा कथन आप अंतिम रूप से देख पा रहे हैं कि भारतीय जो संघवाद का जो स्वरूप है, अगर उनके बारे में एक जो बात कही उन्होंने कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो सहयोगी संघवाद के जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो भारतीय संघवाद में आप देख सकते हैं। तो सहयोगी संघवाद के जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो आप इन पॉइंटों के माध्यम से विद्यार्थियों अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो बता सकते हैं, और पूछा भी जा सकता है। और इससे पहले हमने जो जिक्र किया पूरी जो जो भारत में संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति है उसके बारे में भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, बस अंत में आपसे यही अपील, आगे फिर अब हम जो संघीय व्यवस्था के बारे में तो देखिए इससे पिछले वीडियो में हमने काफ़ी जिक्र किया ही। तो अब भारत में जो संघीय व्यवस्था होती क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था का कैसा स्वरूप, कैसी प्रकृति को अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, किन शब्दों का प्रयोग किया, ये सारे प्रश्नों का जवाब तो आपको मिल गया। अब जो भारत में वो प्रावधान, वो लक्षण जो संघीय व्यवस्था के हैं और वो लक्षण जो एकात्मक व्यवस्था को हैं, मतलब कैसे आपको बता सकते हो आप कि ये प्रावधान तो संघीय व्यवस्था के हैं, ये प्रावधान एकात्मक व्यवस्था के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। पहले संघात्मक के, फिर एकात्मक के, और फिर आगे उनको एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे, और फिर केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे। अभी कई वीडियो इस चैप्टर को लेकर अभी आएंगे विद्यार्थियों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं। बस आप इनका लाभ उठाते रहें और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करते रहें। बस अंत में इजाज़त आपसे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।